हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का दूसरा लेक्चर, जो कि है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये आपके एनसीईआरटी में एज इट इज हेडिंग दे रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको मालूम है जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। डीएनए ही माता पिता से हमारे अंदर आया है, लेकिन हम ये कैसे मान लें कि डीएनए ही आया है, कुछ और नहीं आया, डीएनए ही आया है? कैसे मान लें कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? आखिर इसे किसी ने तो खोजा होगा, किसी ने बताया होगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो आज उन साइंटिस्ट के नाम और उनकी खोज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इसके लिए 3 प्रिंसिपल दिए गए थे, जिसमें से फर्स्ट प्रिंसिपल था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये दिया किसने था? कोई तो साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने ये दिया होगा। उसका नाम मैं बता देती हूँ। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने। ग्रिफिथ 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 नाम के साइंटिस्ट ने 1928 में दिया था ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल में उन्होंने किया क्या था? उन्होंने यूज किया था एक बैक्टीरिया का। उस बैक्टीरिया का नाम है ही यूज्ड ए बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, ये क्या है? एक बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, इन्होंने इस बैक्टीरिया को यूज किया था। इन्होंने देखा कि इस बैक्टीरिया के 2 रूप हैं। क्या है? 2 वैरायटी है। जैसे मैंगो है ना, मैंगो की कई सारी वैरायटी होती है, ऐसे ही इन्होंने देखा कि इस बैक्टीरिया की कितनी वैरायटी है? 2 वैरायटी। एक है स्मूथ, एक स्मूथ है, और दूसरी क्या है? रफ है। दूसरी क्या है? रफ है। स्मूथ वाली को उन्होंने एस से डिनोट कर दिया, रफ वाली को आर से दिखा दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? उन्हें ऐसा पता चला कि इनमें से क्या है ना, इनमें से कोई एक वैरायटी है जिसकी वजह से बीमारी फैलती है और किसी भी चीज की डेथ हो जाती है, स्पेशली चूहे की डेथ हो जाती है। तो उन्होंने अपना स्टेप नंबर 1 में क्या किया? अपने एक्सपेरिमेंट के स्टेप 1 में उन्होंने ये किया कि उन्होंने चूहा लिया, ठीक है, चूहा माइस लिया, और उसको इंजेक्शन लगा दिया। किस चीज का? स्मूथ वाले का। स्मूथ वाले का क्या लगा दिया? इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, स्मूथ वाले का क्या लगा दिया? इंजेक्शन लगा दिया। स्मूथ वाले बैक्टीरिया, यही बैक्टीरिया, पूरा नाम आप भी लिख सकते हो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई स्मूथ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन इसको कर लो। स्ट्रेन मतलब वैरायटी, जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे स्ट्रेन, बैक्टीरिया की वैरायटी को हम स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो स्मूथ वाले स्ट्रेन का इंजेक्शन लगाया तो चूहा क्या हो गया? बेचारा मर गया। माइस डाइड। चूहा क्या हो गया? मर गया। ठीक है, चूहा मर गया। लेकिन अगर इसी माइस को उन्होंने क्या किया? इसी माइस को उन्होंने रफ वाला इंजेक्शन लगाया, रफ स्ट्रेन वाला इंजेक्शन लगाया, तो चूहा नहीं मरा, चूहा जिंदा रहा। माइस अलाइव, चूहा जिंदा रहा, चूहा में कोई फर्क नहीं आया। यानी कि इन्होंने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि एस और आर में से एस वाला क्या है? एस वाला खतरनाक है, वायरुलेंट है। वायरुलेंट मतलब बीमारी फैलाने वाला। तो एस वाले को आप क्या कहोगे? एस वाले को आप कहोगे ये क्या है? वायरुलेंट। वायरुलेंट। अगर आपसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पूछता है तो आप एज इट इज लिख के आओगे कि ग्रिफिथ डिड द एक्सपेरिमेंट द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, और ये इन्होंने 1928 में किया था। इन्होंने बैक्टीरिया यूज किया था जिसका नाम ये है, इसके ये स्ट्रेन है, और क्या क्या स्टेप है इनके एक्सपेरिमेंट के, ये भी तीनों स्टेप भी लिख के आओगे। इतना लिख लोगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो उन्होंने ये किया। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि चलो थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस पूरे को मिटा रही हूँ और स्टेप 2 इनका बता रही हूँ कि दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया। पहला स्टेप तो साधारण सा किया, पता लगाने के लिए कि कौन सा वायलेंट है, कौन सा नहीं। दूसरा स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या किया? उन्होंने दोनों बैक्टीरिया को ना पानी में उबाल दिया, हीट किल कर दिया। उबालने से क्या होता है? बैक्टीरिया लोग मर जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? हीट किल कर दिया। हीट किल्ड, हीट किल मतलब गर्म करके उन्हें मार दिया। हीट किल्ड एस वाला, एस स्ट्रेन। ठीक है, ये जब माइस में डाला तो माइस क्या रहा? जिंदा रहा, ऑफकोर्स, क्योंकि बैक्टीरिया मर चुका है तो माइस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइस जिंदा रहेगा।
अगर उन्होंने हीट किल्ड रफ वाला डाला तब भी ऑफ कोर्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हीट किल्ड आर स्ट्रेन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर वाला वैसे ही कुछ नहीं बिगाड़ रहा था माइस का, तब भी माइस क्या रहा, जिंदा रहा। अब इन्होंने सोचा लाओ मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। किसका मिक्सचर बनाते हैं, हीट किल्ड एस वाले का और आर वाले का। आर को मारेंगे नहीं, आर को जिंदा रखेंगे, और हीट किल्ड एस वाले का क्या बनाएंगे, स्ट्रेन बनाएंगे। यही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सुनो स्टेप 3, इसमें क्या किया उन्होंने, हीट किल्ड एस वाला लिया, प्लस उन्होंने साथ में क्या ले लिया, आर स्ट्रेन अलाइव, जिंदा वाला क्या ले लिया, अलाइव जिंदा वाला बैक्टीरिया ले लिया आर, और मरा हुआ बैक्टीरिया ले लिया एस। इसके बाद जब उन्होंने माइस में डाला ना, तो उन्होंने क्या देखा कि माइस मर गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था ना, क्योंकि एस वाला माइस को मारता था और एस वाले ने को हमने मार के लिया है, और जिंदा किसको लिया है, आर वाले को। तो उन्होंने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला कि एस वाले में कुछ ऐसा था जो आर के अंदर चला आया, एस वाले में कुछ ऐसा था जो आर के अंदर चला आया, और आर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज को ही दूसरा शब्द है, चेंज को ही कहते हैं हम ट्रांसफॉर्म, चेंज के लिए दूसरा शब्द हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यानी अगर हम मरे हुए वायरस वाले बैक्टीरिया के साथ, वायरुलेंट बैक्टीरिया के साथ रखें, ठीक है, अच्छे वाले बैक्टीरिया को, तो अच्छा वाला भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, संगत का असर पड़ जाता है बेचारे पे। और जब संगत का असर पड़ जाता है तो आर वाला क्या हो चुका है, अब वो भी वायरुलेंट हो चुका है, यानी उसमें कुछ बदलाव आ गए। इसी बदलाव को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये कहा, ग्रिफिथ जो साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि यही जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर हुआ है। यही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर हुआ है। बात समझ में आ रही है? देखो मेरे घर में एक चूहा कूद रहा है, मैं उसी को देख रही थी, इसको लग रहा है एक्सपेरिमेंट सुनाई दे गया, ठीक है। चलो देखो, ये जो है ना आपका कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कंक्लूजन ये निकाला कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आर वाला अपने आप को चेंज कर रहा है, और चेंज करके वायरुलेंट बन जा रहा है एस वाले की तरह। तो ऐसा क्या हुआ उसके साथ, उसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जेनेटिक मटेरियल आया है। यही जो चीज एस वाले से आर में आई है वही है आपकी जेनेटिक मटेरियल, लेकिन वो ये नहीं बता पाए आखिर आया क्या था। तो इनका एक्सपेरिमेंट एक तरह से असफल है जेनेटिक मटेरियल बताने के लिए, ठीक है। बस इतना आप कंक्लूजन में लिख दोगे, कंक्लूजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, जो मैं लिख रही हूँ आप उसको छाप लेना, और ये सारे स्टेप्स आप बता देना। आपसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पूछ लेता है कभी कभी, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, इसलिए करवा दिया, ठीक है। तो आप लिखोगे कंक्लूजन, ग्रिफिथ said that there was something which get transferred into the R strain, ठीक है, फ्रॉम एस स्ट्रेन। कहाँ से, एस स्ट्रेन से, फ्रॉम एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन कैसा था, हीट किल्ड, ठीक है। that something was जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक, वही चीज क्या थी, जेनेटिक मटेरियल थी। ऐसा किसने कहा था, ग्रिफिथ ने। लेकिन वो ये नहीं बता पाए आखिर ये जेनेटिक मटेरियल था क्या, डीएनए था, आरएनए था, प्रोटीन था, क्या था, वो ये नहीं बता पाए थे। बस उनका इतना सा कंक्लूजन है कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो सकता है। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। जब किसी बैक्टीरिया के अंदर कुछ बाहर से हम डाल दें तो उस बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म्ड कहते हैं। याद करो बायोटेक्नोलॉजी में मैंने ट्रांसफॉर्म वर्ड बताया था आपको, कि बैक्टीरिया में जब बाहर से कोई डीएनए आ गया तो उसको ट्रांसफॉर्म्ड कहते थे, ऐसा मैंने आपको बता रखा है। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल था। ये जेनेटिक मटेरियल को खोजने के लिए एक स्टेप था कि जेनेटिक मटेरियल कुछ तो है जो ट्रांसफर होता है। ये यहाँ से साइंटिस्ट का दिमाग पे क्लिक किया कि चलो अब इसकी खोज करते हैं। फिर आए आपके हर्सी एंड चेज, ठीक है। हर्सी एंड चेज दो साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, हर्सी
हर्शी एंड चेज, ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, हर्शी एंड चेज। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक ऐसा प्रूफ दिया जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। सबने मान लिया कि हाँ, जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए ही है, इनके एक्सपेरिमेंट को देख के। इन्होंने इतना क्लियर कट एक्सपेरिमेंट किया था। हर्शी एंड चेज ने इस्तेमाल किया था बैक्टीरियोफेज नामक वायरस का, बैक्टीरियोफेज वायरस। इन्होंने किसका इस्तेमाल किया था, बैक्टीरियोफेज वायरस। मैम ये कैसा वायरस है, इसके नाम में बैक्टीरिया आ रहा है। देखो, फेज मतलब होता है खाना या ईट करना, ठीक है, ईटिंग। तो इसका मतलब हुआ कि ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस है। द वायरस विच फीड ऑन बैक्टीरिया इज योर बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस का मतलब क्या है कि ये बैक्टीरिया को खाएगा। तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज वायरस को पालना शुरू किया। तो बैक्टीरियोफेज वायरस ये इस्तेमाल करने वाले हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। तो बैक्टीरियोफेज वायरस का हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा ताकि हम इनके एक्सपेरिमेंट को समझ सकें। बैक्टीरियोफेज वायरस कुछ आपका ऐसे दिखता है, ठीक है, ऐसे कुछ दिखता है बैक्टीरियोफेज वायरस। और वायरस के अंदर एक तो कैप्सिड होता है, कैप्सिड मतलब प्रोटीन कोट होती है वायरस के अंदर, प्रोटीन कोट। और इसके प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर पाया जाता है। इसके प्रोटीन कोट में क्या पाया जाता है, सल्फर, याद रखना। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ये ऐसा वायरस है जिसके अंदर क्या है, डीएनए है। बात क्लियर है। और याद करो, कल मैंने बताया था डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप मिलता है। तो डीएनए में क्या होता है, फॉस्फोरस। फॉस्फेट ग्रुप में पी आया था ना, PO4, तो पी आया ना, तो फॉस्फोरस कहोगे आप उसको, फॉस्फोरस। यानी प्रोटीन में हमें क्या मिलता है, सल्फर, डीएनए में मिलता है फॉस्फोरस। इतनी बातें क्लियर है। अब इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज वायरस को ना दो जगह पालना शुरू किया, दो अलग अलग कल्चर में। कल्चर मतलब उनके खाने पीने का सामान रख दिया और वहां पे बैक्टीरियोफेज वायरस को उन्होंने पालना शुरू किया। एक जगह पे उन्होंने रखा सल्फर, ठीक है, एक जगह नॉर्मल सल्फर रखा और क्या रखा, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस रख दिया। और दूसरी जगह उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर रखा और नॉर्मल फॉस्फोरस रख दिया। देखो जरा, मैं बना के बताती हूँ आपको। इस पूरे को मैं मिटा रही हूँ, फिर मैं दिखा रही हूँ, ठीक है, इसके आगे के स्टेप में दिखा रही हूँ। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज को कल्चर किया, ठीक है। दे कल्चर्ड बैक्टीरियोफेज वायरस। इन्होंने वायरस को कल्चर किया। एक कल्चर क्या है, इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है, ठीक है, और क्या है, नॉर्मल फॉस्फोरस, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें नॉर्मल सल्फर है और इसमें क्या है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। रेबियो लिख दिया मैंने, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं। अब मैं अगर बात करूं रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, तो मैं ये चीजें आपको लिख के बता देती हूँ। देखो जरा, रेडियो एक्टिव जो सल्फर होता है उसको मैं रेड कलर से दिखाऊंगी क्योंकि यही चीज आपको ध्यान देनी है। ये S35 होता है और नॉर्मल जो होता है वो आपका S30 के लगभग 32 होता है, ठीक है। तो नॉर्मल वाले को मैं कुछ नहीं लिख रही। और जो आपका रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होता है उसका होता है P32। क्लियर है। तो जहां मैं P32 लिखूं तो समझ लेना वो रेडियो एक्टिव है, और S35 लिखूं तो समझ लेना कि वो रेडियो एक्टिव सल्फर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया बना, बताओ सल्फर किस में होता है, प्रोटीन में होता है। तो इसका प्रोटीन क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। प्रोटीन कोड क्या हो जाएगी, रेडियो एक्टिव हो जाएगी। इसकी प्रोटीन कोड क्या हो गई, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो चमके और आंखों को नजर आ जाए, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नॉर्मल वाला डीएनए होगा। दूसरे वाले कल्चर में क्या होगा, इसके ऊपर नॉर्मल क्या होगा, प्रोटीन होगा, लेकिन डीएनए क्या होगा, रेडियो एक्टिव। डीएनए क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। ऐसा उन्होंने बैक्टीरिया को पाल लिया।
अब इस बैक्टीरियोफेज को पाल लिया। अब इस बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई के ऊपर डाल देंगे ताकि ये बैक्टीरियोफेज ई कोलाई को खाने लगे धीरे धीरे और अपने आप को क्या करने लगे, रिप्रोडक्शन करने लगे। तो मैं दूसरा स्टेप दिखाती हूँ, इसके बाद वाला स्टेप, इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, किसी बैक्टीरिया पे। ये क्या है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है, ई कोलाई। ई कोलाई। और जो आपका वायरस होता है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी वो बैक्टीरिया को खाता है या उस पे रिप्रोडक्शन करना चाहता है तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल ही कहाँ डालता है, बैक्टीरिया के अंदर, बाकी कुछ नहीं डालेगा, जेनेटिक मटेरियल ही डालेगा। तो यहाँ से मराठा और चेज ने, जो हर्सी एंड चेज हैं, हर्सी मराठा उनका नाम है, हर्सी मराठा और जो चेज हैं, इन्होंने क्या सोचा कि जो चीज चमकती हुई अंदर जाएगी तो वहां से हम समझ लेंगे वही क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। अगर फॉस्फोरस वाला, अगर सल्फर वाला चला जाएगा, रेडियो एक्टिव सल्फर अंदर चला जाएगा, तो हम जान लेंगे कि प्रोटीन हमारा क्या था, प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल था। अगर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस चला जाएगा अंदर तो हम जान जाएंगे कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो हुआ क्या, ये जो प्रोटीन का ये जो कैप्सिड था ना, वो बाहर रह गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, रेडियो एक्टिव वाला प्रोटीन अंदर चला गया, सॉरी रेडियो एक्टिव वाला डीएनए अंदर चला गया। ठीक है, तो यहाँ से उन्हें ये पता चल गया कि जो अंदर गया है वो किसमें का है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का, और फॉस्फोरस हमेशा होता है डीएनए में। यहाँ से प्रूफ हो गया कि डीएनए में ही क्या है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हुआ था, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का हो, चाहे वो हमारे आप का हो। माता पिता से हमें क्या मिलता है, डीएनए ही मिलता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया था। तो पहला इनका एक्सपेरिमेंट था इन्फेक्शन कराना, पहला स्टेप था इन्फेक्शन कराना। उसके बाद वो उन्हें अलग करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप था ब्लेंडिंग मतलब अच्छे से उसको मिला देंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप था सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें अलग करते हैं वो, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये 3 स्टेप में आपका क्या होता है, ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। साधारण सी बात वही है ये तीनों स्टेप में कि बैक्टीरियोफेज वायरस को ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर डाल दिया, उसके बाद उसे अच्छे से मिला दिया, मिलाने के बाद क्या किया, उन्हें अलग अलग कर दिया ताकि चेक कर सके कि बैक्टीरिया के अंदर क्या आया है, क्या प्रोटीन आया है या डीएनए आया है। अगर डीएनए आया है मतलब कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ऐसा कुछ प्रूफ कर दिया था हर्सी एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और इसका कोई काट नहीं था। इसी को प्रूफ को कहते हैं हम अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल प्रूफ। तो आपसे पूछता है अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया था, तो आप कहोगे हर्सी एंड चेज ने दिया था। अनइक्विवोकल मतलब ऐसा प्रूफ जिसका कोई मतलब उस पर बात विवाद की ही नहीं जा सकती, एकदम साक्षात प्रूफ दे दिया कि इस पे कोई भी अब डाउट वाली चीज है ही नहीं। अनइक्विवोकल का मतलब यही होता है, निसंदेह जिसे आप कहते हो। ठीक है, तीसरा एक्सपेरिमेंट एक और था जो बहुत पहले किया गया था और वो बिल्कुल सही किया गया था, लेकिन उसको किसी ने तवज्जो नहीं दी। जैसे मेंडल के काम को किसी ने तवज्जो नहीं दी थी, वैसे एक और मतलब 3 साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया था एक एक्सपेरिमेंट पे, उसको भी तवज्जो नहीं दिया गया, लेकिन वो भी बिल्कुल सही था। देख लेते हैं उसको भी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, वो साइंटिस्ट थे आपके एवेरी मैक्लियोड और कौन थे, मक्कार्टी। ये 3 साइंटिस्ट थे आपके। इन 3 साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब लिया था, ठीक है। तीनों में क्या डाल दिया था इन्होंने, डीएनए, आरएनए और क्या डाल दिया था, प्रोटीन डाल दिया था। ठीक है, ये सारी चीजें डाल दी थी इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में। दूसरे में भी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन डाल दिया था। तीसरे में भी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन डाल दिया था। ठीक है, पहले वाले में उन्होंने क्या किया, डीएनएस डाला, यानी कि डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, और क्या डाला, आरएनएस डाल दिया, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। ठीक है, तो ऐसे में क्या बचा, प्रोटीन बचा। फिर उन्होंने देखा कि प्रोटीन क्या दूसरे सेल में ट्रांसफर हो पा रहा है, तो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। तो हेंस प्रूफ कि प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने आरएनएस डाला और क्या डाला, प्रोटीएज। ठीक है, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। तो ऐसे केस में कौन बचा, डीएनए। फिर उन्होंने देखा डीएनए किसी दूसरे में जा रहा है क्या, तो दिखा कि हाँ चला जा रहा है, यानी डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल।
ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बार आरएनए को भी चेक कर लिया, उन्होंने प्रोटीएज डाला और क्या क्या डाल दिया, डीएनएज डाल दिया। तो जिंदा कौन बचा, आरएनए। क्या आरएनए ट्रांसफर हो रहा है, तो उन्होंने देखा नहीं ट्रांसफर हो रहा है, यानी हेंस प्रूफ डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। लेकिन इनके जो एक्सपेरिमेंट था इसको किसी ने महत्व नहीं दिया, और बाद में जब हर्सी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट कर दिया तो उसको ज्यादातर महत्व दिया गया था। ठीक है, इतनी सी बातें हैं आपके तीनों सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के प्रिंसिपल में। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, एंड आप तीनों ये एक्सपेरिमेंट जरूर याद रखना, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो मैं इस पूरे को मिटा देती हूँ। देखो, अब आपको कल क्या पढ़ना है मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है रिप्लिकेशन, आज ही पढ़ लेते हैं, क्यों कल पे टाले। एक काम करते हैं, रिप्लिकेशन भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या है, चलो समझते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आज ही कंप्लीट कर लेते हैं इसको भी, ये भी एक आपका बड़ा ही टॉपिक है, पर 10-15 मिनट और लगेगा, आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, रेप्लिकेशन मतलब होता है एक का दो। ठीक है, एक से दो बनाने को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन, एक का दो, या फिर कह सकते हो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डबलिंग ऑफ डीएनए कह सकते हो आप। डबलिंग ऑफ डीएनए ही क्या है, आपका रेप्लिकेशन है। ठीक है, रेप्लिकेशन कैसे होता है हमें समझना पड़ेगा। देखो, डीएनए किस चीज का बना होता है, याद करो। डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड का, मैंने कल ही अभी बताया है। डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। और कई सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं तो हम इसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब कई सारे न्यूक्लियोटाइड ला ला के अगर हम जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। सीधी सी बात है, एक का दो हमें करना है, एक से दूसरा बनाना है, यानी दूसरा बनाते वक्त हम कई सारे न्यूक्लियोटाइड ले लें और उनको क्या कर दे, जोड़ दें। एक बात याद करो, मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी में बताया था, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन है, डीएनए लाइगेज। कौन सा एंजाइम है, डीएनए लाइगेज। एक और बात आप मुझे कमेंट में लिख के बताना, वहां से रिलेटेड है। मैंने कहा था डीएनए को काटने वाला भी एक एंजाइम होता है, रिस्ट्रिक्शन करके ऐसे कुछ नाम था, आप मुझे बताना कौन सा एंजाइम है वो। ठीक है, उसे और क्या मॉलिक्यूलर सीजर कहते थे, दो टाइप के रिस्ट्रिक्शन थे, आप उन दोनों का नाम लिख के मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, तो हमें क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं एक डीएनए लाइगेज की हमें जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, डीएनए लाइगेज, जो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम करे। ठीक है, और एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जो डीएनए को टुकड़ों को सीक्वेंस में जोड़ेगा, यानी कि पॉलीमर बनाएगा, उसे आप कहोगे डीएनए पॉलीमरेज। क्या कहोगे, डीएनए पॉलीमरेज। बात समझ में आ रही है, डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमर बनाएगा, और अगर टुकड़े टुकड़े पॉलीमर बने हैं तो उनको जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इस पूरे रेप्लिकेशन के प्रोसेस को डिटेल में, एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो जस्ट अ मिनट, मैं इसको मिटा देती हूँ। दो एंजाइम की हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो आप ये एक टॉपिक डाल के लिख लेना, एंजाइम यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन इज डीएनए लाइगेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आपसे कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेता है कि विच एंजाइम आर यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। मैंने कहा ना आपसे, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें से हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है अगर इसे कवर करना चाहते हो तो। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, जितना आपने पढ़ रखा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर उस टॉपिक पे आओ, क्योंकि ये टॉपिक, ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, बाकी सारे चैप्टर का साथ साथ में रिवीजन करते रहना और इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। ठीक है, ऐसा सोचो कि ये भी पूरा हो जाएगा तब हम इकट्ठे रिवीजन करेंगे, तो नहीं हो पाएगा बेटा। आप अभी से रिवीजन करते रहो और एक एक लेक्चर ये वाला देखते रहो आप। ठीक है, चलो, डबलिंग ऑफ डीएनए। इसमें क्या होता है, डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, आपको मालूम है, कल मैंने बना के दिखाया था। एक होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और एक क्या होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम, उल्टा होता है। इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड या एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंटरी या कह सकते हो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री या क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड कहेंगे। इतनी बातें क्लियर है सबको। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री या एंटी पैरेलल स्ट्रैंड कह देंगे, क्योंकि ये क्या है, एक ऐसे है तो दूसरा क्या है, ऐसे है, मतलब ऐसे कुछ है इसके। ठीक है,
यानी कि ऐसे सीधा सीधा नहीं है, एक उल्टा एक सीधा ऐसे करके है अरेंज, इसी को एंटी पैरेलल कहते हैं। अगर मैं ऐसे कर देती तो क्या होते पैरेलल, अगर ऐसे कर देती तो पैरेलल है, यानी फेस फेस एक साथ है, टेल टेल एक साथ है। लेकिन अगर ऐसे कर दूं तो फेस टेल के साथ है, यहाँ पे फेस टेल के साथ है, तो ये एंटी पैरेलल है। नेक्स्ट देखो, होता क्या है, डीएनए को हमें एक का दो करना है, ये पूरा एक डीएनए है, एक डीएनए में दो धागे होते हैं, ये पूरा क्या है, एक डीएनए है, हमें क्या बनाना है, एक का दो बनाना है, डबल करना है, यही आपकी प्रोसेस है रेप्लिकेशन की, लिखा भी हुआ है डबलिंग ऑफ डीएनए। ओके, कैसे बनाएंगे देखो, डीएनए में कोई एक जगह होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, ऐसे नहीं कि कहीं से भी स्टार्ट कर दिया, उस जगह को हम कहते हैं ओराई, क्या कहते हैं, ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैं इसकी डेफिनेशन बोल रही हूँ, लिख लो, द प्लेस फ्रॉम वेयर द डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, दैट प्लेस इज नोन एज ओराई। ठीक है, द प्लेस फ्रॉम वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, दैट प्लेस इज नोन एज ओराई। ठीक है, रेप्लिकेशन, अब इतना तो खुद लिख लेना, मेरे बोलने पे आप लिख सकते हो, 12वीं में हो, बोला हुआ लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना क्या हो गया, ओराई हो गया आपका, यहाँ पे क्या है, ओराई है, यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। कैसे होगा, चलो समझते हैं। होता क्या है, यहाँ पे ना, यहाँ पे ओपन हो जाता है ये पूरा, ये जो धागे ऐसे ऐसे थे आपके, यहाँ से क्या होते हैं, ऐसे ओपन हो जाते हैं, ऐसे ओपन हो जाएगा, और मैं इसको मैं ऐसे बना रही हूँ, ऐसे ओपन हो जाएगा। कैसे ओपन होता है देखो, यहीं से क्या होगा, डीएनए ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहीं से डीएनए क्या हो जाएगा, ऐसे ओपन हो जाएगा, ऐसे खुल जाएगा। क्या ये आपको वाई जैसा दिख रहा है, वाई उल्टा वाई दिख रहा है ना, वाई ऐसे होता है ना वाई, क्या ये आपको वाई जैसा दिख रहा है, हाँ, तो इसलिए इसको कहते हैं वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं इसे, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। यानी रेप्लिकेशन जहां से चालू होने वाला है वो वाई शेप का है, और वो रेप्लिकेशन फॉर्क है, यानी रेप्लिकेशन वहां से चालू होने वाला है। मैं आपको कुछ और चीजें इसमें लिखवा देती हूँ, देखो, मैं चाहती हूँ आपको एनसीईआरटी से हूबहू पढ़ाऊं, ताकि आपको जरा भी दिक्कत ना हो। पढ़ाया तो बहुत तरीके से जा सकता है, पर एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए जरूरी है। देखो, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना, वो हमेशा 5 से 3 के डायरेक्शन में काम करता है। तो यहां से क्या होगा, यहां से सोचो, इसका जब उल्टा वाला स्ट्रैंड बनेगा तो वो कहां से बनेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बनेगा, उल्टा वाला। मैंने कहा डीएनए एंटी पैरेलल होते हैं, जब आपको दो डीएनए बनाने हैं तो एक तो पेरेंट वाला आपको दिख रहा है और दूसरा उसके सामने बना दो, एक यहाँ पे पेरेंट वाला दिख रहा है, दूसरा उसके सामने बना दो, तो क्या हो जाएंगे, दो डीएनए हो जाएंगे, और धीरे धीरे पूरा ऐसे खुलता जाएगा, और वहां पे क्या हो जाएंगे, दो डीएनए हो जाएंगे। जैसे देखो, अगर मैं आपको समझाना चाहूं, एक मिनट मान लेना, देखो, मान लो ये दो धागे हैं, ठीक है, ये क्या है, दो धागे हैं, आपने क्या किया, यहां से धागों को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ऐसे आपने धागों को ओपन कर दिया, और एक नया नया धागा बनता हुआ, तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब धागे खुलते 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 यहाँ से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और दो टूट करके दो अलग अलग डीएनए बन जाएंगे। ठीक है, टूट करके क्या बन जाएंगे, अलग अलग डीएनए। एक और बात समझो फिर से, जैसे ये है, ठीक है, ये दोनों क्या है, दोनों थ्रेड है, ऐसे ऐसे खुलना चालू है, खुलना चालू है, और एक समय ऐसा आ जाएगा ये दोनों क्या हो जाएंगे, खुल के अलग हो जाएंगे, और इसके किनारे किनारे नया नया जो स्ट्रैंड है वो बन जाएगा, तो एक से क्या हो जाएगा, दो डीएनए हो जाएगा। ऐसा ही कुछ काम हम करने वाले हैं। देखो, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर हमने क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया। ठीक है, ये किसकी मदद से बढ़ा है, डीएनए पॉलीमरेज की मदद से। डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 से 3 की डायरेक्शन में काम करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी उल्टा बनने लगेगा, क्योंकि 5 से 3 बनाना है, यहाँ पे 5 बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, 3, 5 3 ऐसे बनेगा। तो इसमें जैसे जैसे डीएनए खुलता जाएगा वैसे वैसे एक एक टुकड़ा बनता जाएगा, यानी इसमें क्या होगा, कई टुकड़े बन जाएंगे। अगर मैं मिटा के बताऊं आपको, तो इस वाले में क्या हो जाएगा, कई टुकड़े बनेंगे, एक में तो सीधा सीधा बनेगा और दूसरे वाले में कई टुकड़े ऐसे बनेंगे। जैसे जैसे ये जो है ना खुलता जाएगा वैसे वैसे नए नए टुकड़े बनते जाएंगे। क्यों, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 से 3 की डायरेक्शन में काम करेगा। अगर ऐसे करने लगा तो उल्टा हो जाएगा ना, सोचो जरा, यहाँ पे 3 है और इधर साइड क्या आना है, 5 आना है। अगर ऐसे आप बनाते जाते हो तो 3 से 5 हो जाता, 3 से 5 होता, जो कि डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर सकता। डीएनए की काबिलियत नहीं है उल्टा पढ़ने की। जैसे मान लो आप पढ़ते हो, ABCD पढ़ते हो, अगर आपसे उल्टा पढ़वाने लगो तो अटकने लगोगे। तो डीएनए पॉलीमरेज भी उल्टा नहीं पढ़ पाता, हमेशा 5 से 3 के डायरेक्शन में पढ़ता है।
इसीलिए क्या होता है, दो तरह के आपको स्ट्रैंड मिलते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस और दूसरा होता है क्या, डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एक होता है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, इसी को कहते हैं हम लीडिंग, कंटिन्यूअस वाले को लीडिंग भी कह सकते हो, और डिसकंटिन्यूअस वाले को लैगिंग भी कह सकते हो, क्योंकि लैग कर करके चल रहा है। ठीक है, फोन लैग करता है ना, जैसे रुक रुक के चलता है, वैसे ये भी रुक रुक के हो रहा है, इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड कह देते हैं। ठीक है, और ये क्या है, रेप्लीकेशन फॉर्क का डायग्राम है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, बार बार पूछा जाता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रेप्लीकेशन फॉर्क। तो आप ये डायग्राम बना के आओगे और सारी चीजें लिखोगे। ये हरे वाले क्या है, डीएनए के पेरेंट स्ट्रैंड है, यानी जो ओरिजिनल डीएनए था उसका स्ट्रैंड है। क्या है ये, पेरेंट पेरेंट स्ट्रैंड है, दोनों हरे वाले। ठीक है, हरे वाले दोनों क्या है, पेरेंट स्ट्रैंड है, पेरेंट स्ट्रैंड है। और ये लाल वाला क्या है, लाल वाला आपके दोनों क्या है, ये दोनों सारे के सारे लाल वाले क्या है, न्यू न्यू स्ट्रैंड है, ये न्यू स्ट्रैंड है, नए बने हुए स्ट्रैंड है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे ही रिप्लिकेशन फॉर्क खुलता चला जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अलग हुआ एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं पूरा मिटा रही हूँ और अलग होने के बाद कैसे दिखेगा मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को, और जो जो बातें बोल रही हूँ समझ के आपको वही बातें लिखनी है। अब आप कहो कि मैं हर एक पॉइंट ऐसे लिखवा दूं, तो बेटा हर एक पॉइंट कहाँ तक लिखवाऊंगी, ये पूरा पैराग्राफ लिखते चले जाओ आप। आपको समझना जरूरी है, फिर अपनी भाषा में आपको लिखने चले जाओगे आप। ठीक है, डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम मैंने बना दिया। धीरे धीरे क्या होगा, ये सब क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, पेरेंट वाले ऐसे हो जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, और ये जो नया वाला बना है वो क्या होगा, एक ऐसे बन जाएगा आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम, और यहाँ वाला क्या होगा आपका, ऐसे टुकड़ों में बनेगा। ठीक है, ऐसे क्या होगा, टुकड़ों में बना हुआ होगा। कैसा होगा, टुकड़ों में बना हुआ होगा, यहाँ पे 5 प्राइम होगा, यहाँ पे 3 प्राइम होगा। अब इन टुकड़ों को जोड़ना जरूरी है, तभी तो एक डीएनए जैसा दिखेगा वो। टुकड़ों के जोड़ने के लिए बताओ कौन आएगा, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। अच्छा, इन टुकड़ों का कुछ नाम भी होगा, इन टुकड़ों को हम कह सकते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है इन टुकड़ों को, फ्रैगमेंट्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और डीएनए लाइगेज क्या है, एंजाइम है जो इन्हें जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, मैं इसको कोशिश करती हूँ 2-3 लाइन में आपको लिखवा दूं, क्योंकि मुझे लगता है आप शायद लिख ना पाओ, तो मैं 2-3 लाइन में कोशिश करती हूँ आपको लिखवा दूं इस पूरी बात को। यहाँ पे आपका रेप्लिकेशन खत्म होता है। ठीक है, एक बार मैं पैराग्राफ के फॉर्म में, छोटे से छोटे फॉर्म में मैं लिखवाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग लिख लेना। देखो, मैं जानती हूँ ये चैप्टर थोड़ा टफ है बेटा, इससे आसान तरीके से पढ़ाया जाना मुझे नहीं लगता संभव है। ठीक है, देखो, रेप्लिकेशन आप डालोगे हेडिंग, जितना मैंने लिखवाया उतना लिखोगे, और लिखोगे एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन, एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन। एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, दो हैं। ठीक है, नंबर 1 डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज, और दूसरा क्या है, डीएनए लाइगेज। ठीक है, आप एज इट इज लिख दोगे एग्जाम में, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखोगे आप कि, अच्छा एक बार मैं फिर से वो चीज बना देती हूँ आपके सामने। ये क्या था, पेरेंट वाला, और ये क्या था, नया बना हुआ। ठीक है, तो एक बात जरा इसमें ध्यान से देखो कि एक क्या है, पेरेंट का ही है, एक क्या है, हरा वाला पेरेंट का ही है, और लाल वाला क्या है, लाल वाला नया है, लाल वाला न्यू है। और ये पूरा क्या हो जाएगा, एक डीएनए हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, दूसरा डीएनए, एक डीएनए दो डीएनए। तो दोनों डीएनए में देखो ये सेमी कंजर्वेटिव है, यानी आधा पेरेंट का है और आधा नया बना है, तो इसीलिए इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो मैं इसका भी अभी लिखवा दूंगी, सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहते हैं, इस बात को मैं भी लिखवा भी दूंगी, डोंट वरी। पहले रेप्लिकेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, पूरा पूरा स्टेप्स लिख लेते हैं, प्रोसेस लिख लेते हैं। लिखो, इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, in the process of replication, the parent DNA forms
रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क मतलब वही वाई शेप जो बन गया था, ऐसा वाला जो बन गया था, ऐसा वाला, उसी को रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉर्क, द पेरेंट डीएनए फॉर्म्स द रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, एट ओराई, ओराई जहां होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अभी लिखवाया था इसका फुल फॉर्म, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इस जगह पे क्या बना देगा, और रेप्लिकेशन फॉर्क बनाएगा। देन with the help of DNA polymerase, new strands are formed, नए स्ट्रैंड क्या बोलते हैं, बनते हैं, ठीक है। इतनी बात लिख लो, फिर मैं मिटा के आगे लिखवाती हूँ। इतना तक क्या होता है, न्यू स्ट्रैंड बनते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वापस से मैं ये मिटा के लिख रही हूँ यहाँ पे, न्यू स्ट्रैंड बन जाएंगे, उसके बाद क्या होगा देखते हैं, ठीक है। सिंस डीएनए पॉलीमरेज can act only in one direction, डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसी डायरेक्शन में एक्ट करता है। दैट इज वाई टू टाइप्स ऑफ स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड। कैसे बनते हैं, दो तरह के स्ट्रैंड बनते हैं। नंबर 1 लीडिंग, याद करो, लीडिंग को कंटिन्यूअस भी कहते हैं, कंटिन्यूअस। और दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा, लैगिंग, एज इट इज आप लोग एग्जाम में लिखोगे, ठीक है। लैगिंग को डिसकंटिन्यूअस भी कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस। ये आपके 5 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है। जेनेटिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन 5 नंबर के सवाल में आते हैं, तो इसलिए आप उसको ध्यान से पढ़ो, कहीं भी कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है। तो लीडिंग और लैगिंग दो तरह के स्ट्रैंड बनते हैं। लैगिंग को ज्वाइन करना पड़ता है, जॉइंड बाई, इट इज जॉइंड बाई, आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन, इट इज जॉइंड बाई डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज इसे क्या करता है, जोड़ता है, और फिर आपके क्या हो जाते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड बन जाते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लिख लोगे, फिर लिखोगे सेमी कंजर्वेशन के बारे में। मैं पूरी चीजें मिटा रही हूँ, फिर सेमी कंजर्वेटिव लिखा रही हूँ, ठीक है। देखो, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव बिकॉज, क्यों सेमी कंजर्वेटिव है भाई, क्योंकि आधा क्या है, पेरेंट का है और आधा नया बना है। बिकॉज इन न्यू डीएनए वन स्ट्रैंड इज पैरेंटल, एक स्ट्रैंड पैरेंटल है, एंड अदर इज न्यू। एक स्ट्रैंड पैरेंटल है और अदर क्या है, न्यू है, इसीलिए कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव, यानी आधा कंजर्व है, पुराना वाला ही है आधा, और आधा नया बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव। सो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि वाई डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, तो आप ये वाला पैराग्राफ छाप के आओगे, ठीक है। वाई डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ये वाला पैराग्राफ आप छाप के आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेप्लिकेशन खत्म होता है। रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, इसका एक साइंटिस्ट ने प्रूफ भी दिया था, उनका भी नाम ले लेते हैं। हु प्रूव्ड, एक आपसे पूछा जाएगा, हु प्रूव्ड दैट रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, हर किसी ने कुछ ना कुछ प्रूव कर रखा है, रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। तो आप कहोगे, उनका नाम है मेसेल्सन एंड स्टाल, ठीक है।
मेसेंसल एंड स्टाल ने एक बैक्टीरिया लिया था, बैक्टीरिया पसंदीदा बैक्टीरिया साइंटिस्ट लोगों का इकोलाई। इकोलाई का बैक्टीरिया लिया था और उसको ग्रो करवाया था, ग्रोन ऑन NH4Cl, NH4Cl पे ग्रो करवाया था। और इसमें एक N क्या लिया था, हैवी लिया था। एक N14 लिया था जो कि नॉर्मल होता है, और एक N क्या लिया था, हैवी लिया था उन्होंने, N15, यानी कि हैवी लिया था। क्या इन्होंने रेडियो एक्टिव लिया था? नहीं। ये बात याद रखना, मेसेंसल और स्टाल ने रेडियो एक्टिव चीजें नहीं ली थी। रेडियो एक्टिव किसने लिया था? हर्सी एंड चेज ने लिया था। और इन्होंने क्या लिया है? नॉर्मल और हैवी लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा रेप्लिकेशन खत्म होता है और सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आज हमने 2 टॉपिक कंप्लीटली पढ़ लिए। ठीक है, बड़े बड़े टॉपिक थे पर आसानी से हमने 2 टॉपिक खत्म कर लिए। अच्छे से रिवाइज करना। क्वेश्चन कहाँ से बनता है एक बार मैं आपको बता देती हूँ। रेप्लिकेशन की पूरी प्रोसेस पूछी जाती है 5 नंबर के क्वेश्चन में, या फिर इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि आप रिप्लिकेशन फॉर्क को एक्सप्लेन करो, 3-4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। या फिर आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा वाई डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ये 3 तरह के क्वेश्चन रेप्लिकेशन से बनेंगे। या फिर आपसे पूछा जाएगा सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल से क्वेश्चन, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल या अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल बाय हर्सी एंड चेज। ये 2 आपसे एक्सपेरिमेंट पूछे जाते हैं और रेप्लिकेशन से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 5 तरह के क्वेश्चन आज हमने ट्राई कर लिए। इसके अलावा और किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से नहीं आएगा। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंट्रल डॉगमा, उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर में कोई भी ऐसा टॉपिक है ही नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर का 90% टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। आज नहीं तो अगले इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल, ऐसा करके वो देते हैं। इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं, इस चैप्टर से और 5वां चैप्टर जो हमने कवर किया है उससे। तो आप इन दोनों चैप्टर को अच्छे से तैयार करो बेटा, मैक्सिमम मार्क इसी चैप्टर से आते हैं। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रल डॉगमा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।